जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस सेंटर में। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आज से 1 से लेकर के 3 लेसन तक। आज इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं 1 लेसन से लेकर के 3 लेसन तक। ठीक है, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से शेयर जरूर कर दीजिए। और जैसे कि आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा क्या थंबनेल में कि बिहार बोर्ड 10th 2025 हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है VBA ऑब्जेक्टिव्स है। क्या बहुत इंपॉर्टेंट से महत्वपूर्ण सेशन होने वाला आप लोगों के लिए आज। तो जल्दी से हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों से शेयर जितना जल्दी हो सके कर दीजिए। और जितना जल्दी हो सके आप लोग भी हमारे आंसर क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोग आंसर को जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि इसका आंसर कितना या कौन सा होने वाला है। 4 ऑप्शन में से एनीबॉडी कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना से देरी किए हुए थोड़ा सा कुछ हो जाए, मोटिवेशनल स्पीच या शायरी जिसको बोलते हैं। देखिए क्या कहता है, जो वक्त के भरोसे बैठे रहते हैं, जो वक्त के भरोसे बैठे रहते वो बैठे ही रह जाते हैं, और कोशिश करने वाले बाजी मार जाते हैं, और कोशिश करने वाले बाजी मार जाते हैं। है ना सही? चलिए अब हम लोग प्रश्न को बढ़ते हैं। आइए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे देखिए क्या है। अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? बहुत अच्छा सवाल है, लेसन नंबर 2 से है। ठीक है ना, कहता है कि अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसको माना है? तो ये जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जाति प्रथा को क्या माने हैं? प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण माने हैं। ठीक है ना। दूसरा सवाल, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए आंसर का होगा। जल्दी से तीसरा का आंसर बताइए क्या होगा। जैसे हु आर सुद्राज किसकी रचना है? हु आर सुद्राज किसकी रचना है? महात्मा गांधी, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अम्बेडकर या तो मैक्स मुलर को। तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा ग, भीमराव अम्बेडकर का। किसका हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, सी इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब लोगों को आगे की ओर बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? देखिए, भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति थे, मतलब कौन थे? भीमराव अंबेडकर के किनके? भीमराव अंबेडकर के चिंतन के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? चिंतन जो करने वाले व्यक्ति थे, कबीर थे, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या मदन मोहन मालवीय, कौन थे? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? जितना जल्दी हो सके इसको कमेंट्स कीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग भी क्या होगा इसका आंसर। आइए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू आप लोगों के बीच, ऑप्शन नंबर का इसका सही जवाब होगा कबीर। ठीक है, अगला प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो शीर्षक है किस पुस्तक से लिया गया है? किस पुस्तक से लिया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनहेल्स ऑफ कास्ट का इसका सही जवाब होगा। जल्दी से जितना जल्दी हो सके इसको आप लोग 6 नंबर का आंसर बताइए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। इसका कान खा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7वां, भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? जल्दी बताइए तो इसको आंसर क्या होगा? इसका आंसर जल्दी बताइए। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? इसको लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यकता है? जैसे ऑप्शन ए में है लोग शिक्षित हों, लोग स्वस्थ हों, लोग ज्ञानी हों, और एक आंसर है लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, देखिए बाबू, शिक्षित भी होना चाहिए, स्वस्थ भी होना चाहिए, ज्ञानी भी होना चाहिए। तो हालांकि इसका ऑप्शन नंबर जो होगा लोकतांत्रिक आवश्यकता होगा। तो देखिए जो ये भी तो सही बात है, लेकिन लोगों को पारस्परिक श्रद्धा और समान दोनों होना चाहिए, भावों को। तो ऑप्शन नंबर इसका घ इसका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला 8वां, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है कौन सा? जाति प्रथा को लोग क्या दूषते हैं, उसका सिद्धांत क्या बताया गया है? तो ऑप्शन है सभी एक दूसरे के विरोधी हैं, सभी आपस में ईर्ष्या भाव रखते हैं, गर्भधारण के समय से ही इसमें मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, या सभी एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? जाति प्रथा। तो गर्भधारण के समय ही इसे मनुष्य का पेशा निर्धारित, सही बात है। जब माता गर्भवती होती है तो उस समय बच्चे का क्या होता है, उस समय बच्चे का पता लगा लिया जाता है। ठीक है, और उसी समय तो पता चल जाता है कि उसमें कौन सा, मतलब कि जैसे बच्चा में जब गर्भधारण के समय पता चल जाता है तो पूछा जाता है कि उसमें कौन सा बच्चा है, पुरुष है या महिला, उसी समय के बच्चे पर निर्धारित कर दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा घा हमारा, सॉरी गा हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जल्दी से, जितना जल्दी हो सके शेयर भी कर दीजिए। चलिए आगे प्रश्न को चलते हैं। देखिए 9 नंबर सवाल, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर या दिनकर जी? इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बाबू? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, 10वां नंबर सवाल, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण इन हेल्स ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने किया था? तो इसका हिंदी रूपांतर करने वाले थे ललन सिंह यादव। कौन करने वाले थे? ललन सिंह यादव। एक मिनट, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनी हेल्स ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर किसने? हाँ ठीक है, ललन सिंह यादव। चलिए आगे प्रश्न को चलते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कहता है, जल्दी से इसका आंसर बताइए तो आप लोग कमेंट्स में, जितना जल्दी हो सके। चलिए जल्दी से सवाल पढ़ते हैं। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? 12। भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? 13। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो बहुत अच्छा से आप लोगों को याद होगा, जल्दी से कमेंट्स कीजिए तो कि इसका आंसर क्या होगा। 11 का जल्दी, जितना जल्दी हो सके जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? गिरधर, खोखा, सेन साहब या सेन साहब की पत्नी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे बीच गिरधर, सॉरी 20 दांत कहानी का प्रमुख पात्र मतलब सबसे ज्यादा किनके बारे में चर्चा किया गया था। ठीक है, अगला है भाईचारा का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारा का दूसरा नाम क्या हो जाएगा हमारा? राजतंत्र। क्या हो जाएगा? राजतंत्र। और ये हमारा गिरधर लाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गिरधर। आगे, खोपड़ी और झोपड़ी और महल की लड़ाइयों में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले, झोपड़ी वाले, दोनों या कोई नहीं? तो आपको पता होगा कि अमीर और गरीबी में जब लड़ाई होती है तो अक्सर महल वालों की ही जीत होती है। अक्सर किसको जीत होती है? महल वालों की। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14, मदन है, मदन किसका बेटा था? सोफर का बेटा था, सेन साहब का बेटा था, सेन साहब के मित्र का बेटा था या किरानी का बेटा था? बहुत मस्त सवाल है, घुमाने वाला सवाल है। सोफर का बेटा नहीं, सेन साहब का मित्र का बेटा नहीं, सेन साहब का बेटा नहीं, तो ये गिरधर, सॉरी किरानी का बेटा था। किसका बेटा था? किरानी का बेटा था। चलिए आगे सवाल, गिरधर है या गिरधर लाल कौन है?
सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता और सेन साहब का पड़ोसी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मदन के पिताजी होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर का हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करती है? किसको? तो मध्य वर्गीयों को। ऑप्शन नंबर का, ये ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा। ठीक है, आगे 17 नंबर सवाल, गिरधर लाल किस वर्ग से आते हैं? जो गिरधर लाल थे वो किस वर्ग के आते थे? उच्च वर्ग, निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग। देखिए बाबू, यहाँ पर ऑप्शन बहुत फंसाया हुआ। देखिएगा, उच्च वर्ग तो हो गया, निम्न वर्ग भी हो गया, मध्य वर्ग भी हो गया, लेकिन इसने एक और ऑप्शन दिया, निम्न के साथ साथ मध्य वर्ग होता है। तो गिरधर लाल कैसे वर्ग थे? तो निम्न और मध्य वर्ग के थे। ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब होगा। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर। तो इंजीनियर बनाना चाहते थे, बिजनेसमैन और इंजीनियर। बहुत अच्छा आंसर है। आगे, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो 2 दांत तोड़े थे। तो और आसान है, सब तो पढ़ाया गया होगा क्लास में। ठीक है, आगे आइए 20 नंबर सवाल, किसके संबंध में कहा गया है नवमीत बुढ़ापे की आंखों का तारा है? खोखा के संवाद में, मदन के संवाद में, गिरधरलाल के संबंध में या मुखर्जी साहब के संबंध में? तो देखिए, एक बुढ़ापे का एक ही सहारा किसके लिए बोला गया था? वो तो खोखा के लिए, क्योंकि सेन साहब की 5 लड़की थी, उसमें एक ही लड़का था जिसका नाम क्या था? खोखा। और वही व्यक्ति उसको क्या मानते थे? बुढ़ापे का सहारा, इसीलिए बोलते हैं आंखों का तारा। ठीक है, बुढ़ापे का सहारा, एक लाठी, समझे? क्योंकि उसका एक ही बेटा था और 5 उनकी लड़कियां थी। अगर पूछ दे कि सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? तो 5, और 5 बहुत सुशील थी। ठीक है, यहाँ पे सवाल नहीं दिला है, सुशील थी। चलिए, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? 21 नंबर, 20 के दांत शीर्षक कहानी में बगले का पीला किसके लिए प्रमुख हुआ? जो बंगले का पिल्ला था वो किसके लिए, क्या बोलते हैं कि किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? विलायती कुत्ते के लिए, गरीब बच्चों के लिए, धनवान पुत्र के लिए, सुंदर कुत्ते के लिए। ये सब नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर इसका ग होगा, धनवान पुत्र के लिए। किसके लिए होगा बाबू? तो धनवान पुत्र के लिए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आइए 22 नंबर, पठित पाठ के आधार पर बताइए कि मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, जल्दी से कमेंट्स कीजिए, किससे खतरा हो सकता था? खोखा से, मदन से, कासू से, या खोखा की बहन से? बताइए तो किसका हो सकता है? लेकिन ऑप्शन लिखा गया सीमा से, रजनी से, आली से और खोखा से। इसको जो मोटर कार में खतरा हो सकता था, एक ही अपवाद में चाहिए था, जिसका नाम था बाबू खोखा। क्या नाम था? खोखा। तो खोखा कहाँ है बाबू? इसका घाम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा घाव हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप याद भी अच्छे से किए होंगे। तो जितना जल्दी हो सके आप क्या पढ़े नहीं पढ़े हमें उससे नहीं मतलब ठीक है, आज से ही पढ़ना आप लोग शुरू कर दीजिए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 23 नंबर, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? अब 24 नंबर, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो अच्छा याद होगा, जल्दी से कीजिए। तो दोनों जितने जल्दी हो सके कमेंट्स कीजिए, जितना जल्दी। यस या नो, यस या नो, जल्दी जल्दी, फास्ट। पहले हम जानते हैं सेन साहब कितनी लड़कियां थी बाबू? ये 5, अभी जस्ट बता रहे थे। सेन साहब की लड़कियां थी 5। अब नलिनी बिलोचन शर्मा की बात करता है कि इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1916 ईस्वी हुआ था। 14 फरवरी 1916 ईस्वी को इनका हुआ था। किसका? तो नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म। ठीक है, चलिए याद तेरी आती है। देखिए तो कितना बढ़िया है सवाल। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे?
गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे? बहुत अच्छा सवाल है बाबू। तो ड्राइवर, किरानी, नौकर या चौकीदार? तो गिरधर लाल चौकीदार थे। क्या थे बाबू? चौकीदार थे। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर। आगे, हिंदी कविता में पर पदवत के प्रवर्तक कौन है? पर धवाद के प्रवर्तक कौन है? मैक्स मुलर, अशोक वाजपेयी, नलिन बिलोचन शर्मा या अमरकांत जी? तो इसका राइट आंसर हमारे बीच क्या हो जाएगा? हिंदी कविता में प्रवर्तक को, हाँ, तो इसका राइट आंसर हमारा घा हो जाएगा, सॉरी खा हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। मदन किसका बेटा था? जल्दी बताइए, मदन किसका बेटा था? मुखर्जी साहब का, सेन साहब का, ड्राइवर का या गिरधर लाल का? तो मदन जो थे वो बाबू सेन साहब का तो बेटा नहीं हो सकता, मुखर्जी साहब के भी नहीं हो सकता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरधर लाल का। किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था। चलिए, अगला सवाल, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? देखिए, आज का जो ऑब्जेक्टिव है ना बाबू, 1 से लेकर के 3 लेसन तक, कितना लेसन तक? 1 से 3 लेसन तक आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर देंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट से महत्वपूर्ण समझिए, तो क्या है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव या महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच लाया गया था, इसके लिए आप लोगों को 1 से 3 लेसन तक पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है, आपको जिसको 1 से 3 लेसन तक याद होगा, अच्छा से इसको आप लोग लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं पढ़ेंगे तो नहीं लगा सकते, ये पढ़ने का समय है, पढ़िए, ठीक है, पढ़िए, अच्छा नंबर लाइए, आपसे यही अनुरोध है। देखिए, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी बाबू? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैक्स मुलर, ऑप्शन नंबर खा। अगला 29 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कविता विद्या कौन है? मतलब भारत से हम क्या सीखे, ये क्या लिखा है? निबंध है, रेखा चित्र है, कहानी है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? निबंध है, ठीक है। अगला है, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मुलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मुलर। क्या नाम था? विल्हेल्म मुलर नाम था, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर। चलिए, सवाल नंबर हम लोग 31 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 क्या कहता है आपके स्क्रीन बोर्ड पे? सवाल नंबर 31 कहता है, कांट और केन का जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? कांट और केन को जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया था? किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने किया था, ऑप्शन नंबर घ इसका। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य के परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? तो भारत देश को माना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ग इसका होगा। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? इसका जर्मनी में हुआ था। कौन भाषा कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। चलिए, आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। सवाल नंबर 34, निर्वंश विधा का संबंध किससे है? निर्वंश विधा का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान या प्राणी विज्ञान, मानव विज्ञान या अंतरिक्ष विज्ञान? तो ऑप्शन नंबर इसका गा हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स था कहाँ के गवर्नर? भारत के गवर्नर जनरल, फ्रांस का राजा, महान महार दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक, ये कौन थे? तो ये थे भारत का गवर्नर जनरल, ठीक, ऑप्शन नंबर का इसका सही होगा। अगला है, दारिश क्या होता है? दारिश होता है एक सोने के सिक्के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा, प्राचीन काल के सोने के सिक्के। दारिश का मतलब होता है सोने के सिक्के, याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जाएगा, कभी कभी पूछ देगा कि दारिश सोने के सिक्के को क्या बोलते हैं? दारिश, दारिश को क्या है? एक तरह के सोने का सिक्का है, ठीक है। चलिए आगे, 37 नंबर सवाल क्या कहता है? जैसे देखिए, कहता है शाहनामा का रचना काल है, शाहनामा का रचना काल कितने सदी के है? 7-8 सदी के, 10वीं 11वीं सदी के, चौथी 5वीं सदी के, 5वीं 6ठी सदी के? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे बीच, ये क्या हो जाएगा? 10वीं और 11वीं सदी के। इसका आंसर हो जाएगा खा हमारा। अगला, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव, ठीक है।
हाकरर्स थे, कौन थे? वनस्पति भूमि शास्त्र, वनस्पति वैज्ञानिक या भूगर्भ शास्त्री या प्राणी वैज्ञानिक या हमारा क्या हो जाएगा तो पुरातन विद्या। तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको जल्दी से आप दिए तो श्री हेलकम थे, क्या थे? फिर पूछ दिया कि श्री हेकल क्या थे? प्राणी वैज्ञानिक, वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भ शास्त्री या खगोलविद। देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्राणी वैज्ञानिक होगा। ऑप्शन नंबर का इसका राइट आंसर। अगला सवाल क्या है कि दैव विज्ञान क्या है? दैव विज्ञान क्या हमारे लिए बताइए तो? देव विज्ञान या प्राणी विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दैव विज्ञान के बराबर होता है देव विज्ञान। ठीक है, 42 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? इसके पहले तो सवाल बताया गया था भारत का, कहाँ के था? भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो आज हम लोगों के बीच आज का ऑब्जेक्टिव 1 से 3 लेसन तक क्या हो गया? समाप्त हो गया। आज का ऑब्जेक्टिव जो था बाबू 1 से लेकर के 3 लेसन तक था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलिए आज यहीं तक, अगले वीडियो में अगले सवाल को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि अगले वीडियो में क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव आएगा कि सब्जेक्टिव आएगा। तो चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लिए 1 से 3 लेसन तक। इसी तरीके से वीडियो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज यहीं तक, आगे लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।